क्योंकि लगातार अब हम ये देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई अब आप कश्मीर का राग अलापना छोड़ दीजिए। पाकिस्तान को हर मंच से बखूबी ये बता दिया गया है, लताड़ उसे मिल गई है, सब कुछ उसे कह दिया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि भाई कश्मीर तो गया, पहले से ही गया था, आप खामखा राग अलाप रहे थे, अब पीओके की का राग अलापना भी आप छोड़ ही दें। क्योंकि हम बात इसलिए कर रहे हैं, इमरान खान पीओके में रैली करने जा रहे हैं और रैली का मकसद आप समझ सकते हैं कि वहां पर लोगों को भड़काया जाएगा, ये बताया जाएगा कि पाकिस्तान के साथ रहकर उनका कितना फायदा हुआ है और हिंदुस्तान के साथ किसी भी तरह से जाने में उन्हें कितना नुकसान होने जा रहा है। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, हम इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन अनिर्बान जी, ये तो अब पूरा जिस तरह से लगातार हिंदुस्तान अब ये कोशिशें करेगा, तमाम कवायद करेगा कि पीओके को किस तरह से बिना जंग, बिना किसी जानी नुकसान के, माली नुकसान के अपने अंदर शामिल किया जाए। न सिर्फ पीओके बल्कि गिलगित बल्टिस्तान को भी अब पाकिस्तान की भी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि उसे अब पता चल गया है कि भाई जम्मू कश्मीर में तो उसका कोई एजेंडा चलने वाला नहीं है। तो जो तकरीर होने जा रही है इमरान खान की, उसमें आपको क्या लग रहा है, क्या एजेंडा हो सकता है इमरान का? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जंग तो होगी नहीं, क्योंकि पीओके एज इट इज आ जाएगा अपने पास। उसका कारण है कि लोगों को अभी समझ में आया है कि देखिए इंडिपेंडेंस हम दोनों को एक साथ मिला है। लोगों को अभी समझ में आया है कि देखिए इंडिपेंडेंस हम दोनों को एक साथ मिला है। आज भारत कहाँ है, आप देखिए, वी आर अ सुपर पावर। ओके, पूरे दुनिया में हमारा नाम है। पाकिस्तान देखिए कहां पर है जी। उनका प्रोग्रेस नेगेटिव में हुआ है, हमारा पॉजिटिव में हुआ है। दूसरी बात है कि आप रैली कब करते हो, जब आपको यह समझ में आता है कि भाई मुझे कोई सपोर्ट है ही नहीं। अभी कुछ दिनों की बात है कि वहां पर जब पाकिस्तानी फौज गई थी, उनको लोकल लोगों ने पीटा है। तो आप ये सोचिए कितना आक्रोश है वो लोगों में। तीसरी बात है कि जब इमरान खान जीत के आए थे, लोग कहते थे कि अभी आप नया पाकिस्तान देखेंगे। सही बात है, आप नया पाकिस्तान देखेंगे माइनस पीओके। ये नया पाकिस्तान माइनस बलूचिस्तान, माइनस, इनका सिर्फ माइनस में ही रहेगा, प्लस में कुछ होगा नहीं। क्योंकि लास्ट 70 इयर्स में इन्होंने प्रोग्रेस की तरफ देखे ही नहीं है। लास्ट 70 इयर्स में इन्होंने टेररिज्म के सिवाय कुछ किए नहीं है। और झूठ पे झूठ बोलते गए। आज झूठ का एक अंत होता है, आज ये अंत हो चुका है। और ये दिन ज्यादा दूर नहीं है कि पाकिस्तान के भी टुकड़े होंगे और वो सब टुकड़े भारत में शामिल हो जाएंगे और भारत तब अखंड भारत होगा जी। क्या कितना आसान आपको ये लगता है सुशील जी, और क्या आपको लग रहा है कि भड़काना एक मकसद होगा इमरान खान का, वो तकरीर वहां पे जो करेंगे, या फिर एक भरोसा दिलाना होगा कि किस तरह से आपके साथ पाकिस्तान खड़ा है? देखिए बुशरा जी, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री वहां जाकर कुछ भी कहें उनके फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान ने जो धारा 370 हटाई है और 35 से हटाया है, उसके बाद जहां विकास होगा हिंदुस्तानी कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो विकास इतना ज़्यादा होगा कि वहाँ स्कूल खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, मेडिकल हॉस्पिटल्स आएंगे, इंडस्ट्री आएगी और प्रोडक्शन होगा, एक्सपोर्ट वहाँ से जाना शुरू होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों के जीवन में खुशहाली आएगी। तो उसका ही असर, इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको आज हम बोलते हैं, कि वहाँ के लोग भी अपने आप ही जागृत होंगे और सोचेंगे कि हम क्यों नहीं हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। और वहाँ पर आवाम खुद सड़कों पर आएगी और दुनिया को दिखाएगी कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं। इस तरह से भारत सरकार बिना एक गोली चलाए, बिना एक किसी को गाली दिए, लेकिन ये होगा कैसे? देखिए, ये होगा, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, प्रैक्टिस इज बेटर देन प्रीचिंग। जो भारत सरकार ने अभी इसको अपना इंटीग्रल स्टेट हमने घोषित कर दिया, 370 हटा दिया है। तो हो सकता है कि वहां पर जाकर लगातार पाकिस्तान या फिर अपने वो कुछ एजेंट्स वहां पर भेज के ये बताने की कोशिश करें कि भाई देखिए जम्मू कश्मीर में तो जुल्म हो रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में वो सरकार है जो दुनिया को दिखाने की क्षमता रखती है कि ये हमारा देश है, हमारा अंदरूनी मामला है, आपको इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। अभी 1 महीना ही हुआ है जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटे और आप देख रहे हैं कि हालात कितनी तेजी से सामान्य हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि भारत सरकार ने इसके लिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, दे हैव प्रिपेयर्ड इट वेल। ऑन द ग्राउंड लेवल 40,000 पंचायतों तक जहां भारत सरकार का हमारे NSA अजीत डोभाल जी का संपर्क था, आपने देखा ग्रास रूट लेवल पर जाकर उन्होंने काम किया है। हमारे जो जम्मू कश्मीर के पुराने हुक्मरान हैं, जो सियासी दल हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला जी और मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी, ये सोच भी नहीं सकते हैं कि भारत सरकार ने इतना गहरा प्लान तैयार किया होगा। तो आप सिर्फ समय दीजिए,
1 साल से 3 साल डाउन द लाइन आप देखेंगे कि विकास जो परियोजनाएं हैं सब प्लान रेडी है। मेरा ये मानना है कि भारत सरकार प्लान तैयार करके चलती है। हो सकता है कि एग्जीक्यूशन में थोड़ी माइनर मिस्टेक्स हिकअप्स हो तो जो 3 साल बाद जो विकास का पैमाना, जो विकास दिखाई देगा सतह पर, उसे देखकर पीओके के लोग खुद ही भारत में जुड़ना शुरू कर देंगे। ओके शिवदान साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत आसान समझ रहे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है, इट्स एन ओल्ड सेइंग, कि कभी भी अपने दुश्मन को आपको कम नहीं आंकना चाहिए। अगर क्या हम कोई गलती तो नहीं करें कि भाई अपने आप आ जाएगा, वहां पर लोगों को हम भड़काएंगे या फिर उनको ये दिखाएंगे कि हम देखिए कितना विकास हमारे यहाँ हुआ है। ये तमाम पॉजिटिव बातें जब हम वहां पर जाके लोगों को बताएंगे तो खुद ब खुद उन्हें लगेगा कि भाई हमें भी हक है इस डेवलपमेंट के साथ चलने का। ऐसा तो नहीं हम इसे बहुत कम आंक रहे हैं या हम दुश्मन को कम आंक रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान से जैसे दुश्मन को हमको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो उसकी आर्मी एक तरह की बहुत ही अनकंट्रोल्ड आर्मी है। एक वो किसी प्रजातांत्रिक देश की या किसी डिसिप्लिन देश की आर्मी नहीं है। वो आर्मी कुछ भी कर सकती है। तो ऐसी आर्मी से डील करना, तो वो एक, हालांकि वो सेल्फ डिफीटिंग गोल करेंगे, अपने आप को डिस्ट्रॉय करेंगे, पर डिस्ट्रॉय करने से पहले वो इंश्योर करेंगे कि वो एक तरह की लड़ाई लड़ें। मगर इस वक्त यदि हम पब्लिक अराउजिंग करेंगे वहां पर पीओके में और गिलगिट बाल्टिस्तान में, तो पूरा विश्व जो है वो अपने आप कहना शुरू कर देगा कि पाकिस्तान को इस एरिया को रिलीज कर देना चाहिए, इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए, और पीओके ये जहां ये जाना चाहें वहां इनको जाने देना चाहिए। और ये जाना चाहेंगे इंडियन कश्मीर के साथ में। उस वक्त पाकिस्तान जरूर जब अराउजिंग होगी तो उनके खिलाफ ओपनली, जिस तरह बलूचिस्तान में सेना का इस्तेमाल कर रहा है, वहां पर तोपें चला रहा है बलूचिस्तान में, F-16 जो एयरक्राफ्ट हैं उनसे बॉम्बिंग करा रहा है अपने लोगों के ऊपर, जबकि अपने लोगों पर आज तक किसी देश ने ना फाइटर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किए हैं, ना ये बॉम्ब्स तोप खाने इस्तेमाल किए, मगर पाकिस्तान ऐसा कर रहा है। ऐसा वो पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में भी कर सकता है अराउजिंग पर। और उस वक्त आइडल टाइम होगा कि भारतीय सेना जाकर उनकी मदद करेगी, और इस तरह से बांग्लादेश में शिवदान साहब, हमें सिर्फ पाकिस्तान की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, लेकिन हम चीन को नजरअंदाज कर रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान में और पीओके की अगर हम बात करते हैं तो वहां हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन के किस तरह के अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं। जिस तरह से वहां पर वो इकोनॉमिक कॉरिडोर वहां पर बना रहा है, उसके पूरे अपने इंटरेस्ट हैं और उसका वो पूरा फायदा वहां से ले रहा है। तो हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमें चीन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जी शिवदान साहब जी, देखिए ऐसा है, आई एग्री कि चीन के बिजनेस इन्वॉल्वमेंट वहां पर है, मगर चीन ये भी जानता है कि इस वक्त वो अपनी पुरानी पॉलिसी के हिसाब से चलेगा, जो एग्रेसिव पॉलिसी रखता था चाइना। तो इस वक्त उसका जो वर्ल्ड ट्रेड है उस पर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और जब उनको पूरे विश्व को पता लग जाएगा कि वहां के पीओके के जो लोग हैं वो इनके पाकिस्तान की रॉन्ग पॉलिसीज के कारण परेशान हैं और हमें, तो चाइना इतना एग्रेसिव या इतना अपोजिशन करने की पोजीशन में नहीं होगा इंडिया के। ओके सुशील जी, अपनी बात रखना चाहते हैं। देखिए, चाइना के बिजनेस इंटरेस्ट हैं, बड़ी क्लियर सी बात है, और चाइना एक बिजनेस ओरिएंटेड कंट्री भी है। लेकिन बिजनेस का सिंपल टर्म्स में हम समझना चाहें कि मतलब होता है मुनाफा। आपने 100 रुपया लगाया तो 110 रुपया आपको मिलना चाहिए। यहाँ पर हिंदुस्तान अक्साई चीन ने ले रखा है, जो हिस्सा ले रखा है, उससे चीन को जो मुनाफा होगा वो उस मुनाफे की तुलना में बहुत ही कम है जो हिंदुस्तान एज ए बिजनेस पार्टनर चाइना का बना हुआ है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है जहां चाइना के प्रोडक्ट का बहुत बड़ा कंजम्पशन होता है। उस कंजम्पशन की तुलना में एक्साइज चीन का जो हिस्सा चाइना के पास है, उससे जो उसको फायदा होने वाला है वो बिल्कुल मिनिमल है, वो नेग्लिजिबल है। सुशील जी, आप ये भी तो देखिए ना, वर्ल्ड पावर की लड़ाई है। अभी आप ये देखिए चाइना और अमेरिका किस तरह से आपस में भिड़े हुए हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कौन वर्ल्ड की नंबर 1 पावर बनेगा, इसकी फिलहाल लड़ाई है। ऐसे में अगर अक्साई चीन की हम बात करते हैं तो क्या आपको लगता सीधे तौर पर हम चाइना को थ्रेट कर रहे हैं? देखिए, आज अमेरिका वर्ल्ड पावर क्यों है? क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज के समय में पावर बनने का पैमाना ये नहीं है कि आपके पास कितनी सैनिक क्षमता है। पावर बनने का पैमाना यह है कि आपकी इकोनॉमी कितने ट्रिलियन की है। हमारे अभी नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें डाउन द लाइन 3 साल के अंदर अपनी इकोनॉमी को 3 ट्रिलियन बनाना है। वो 3 ट्रिलियन बनाने का मतलब है हम 5 ट्रिलियन
वो बट 5 ट्रिलियन बनाने का मतलब है कि हम वर्ल्ड में अपनी इकोनॉमी थर्ड, सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। और वो तभी है जब इंडियन सोसाइटी में कंजम्पशन बढ़ेगा, हमारे यहाँ जीडीपी बढ़ेगी। और चाइना इतने बड़े देश को, जिसको चाइना का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, उसको खोना नहीं चाहेगा। ये बात बहुत सिंपल सी है, बड़ी क्लियर सी बात है। लेकिन चाइना को शायद अपना सम्मान भी बचाना होगा कि अक्साई चीन को कैसे अपनी इज्जत बचाते हुए खाली किया जाए। तो यहाँ पर भारत सरकार, मेरा फिर मानना है कि साम दाम दंड भेद की नीति अपनाएगी और किसी भी तरह से उनके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रेडी है। हमें अपने प्रधानमंत्री में, अपने गृह मंत्री में, अपने विदेश मंत्री में, भाजपा की सरकार के भाजपा के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसमें पूरा फेथ है कि जिस तरह से आर्टिकल 370 हटाया। सवाल मेरा ये है आपसे कि हमने देखा कि आर्टिकल 370-35 से जिस तरह से हटाया गया है, जिसकी बात लगातार होती थी, आपके मैनिफेस्टो में हर बार वो रहा, लेकिन इस बार हो गया और करके दिखा दिया गया। सवाल ये है कि जब चाइना अपनी बदमाशियां करता है तो क्यों नहीं उसको भी सबक सिखाने की बात की जाती है? क्यों नहीं कहा जाता कि उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे, हाई ड्यूटीज लगाई जाएंगी, जिस तरह से अमेरिका ने किया चाइना के साथ? क्यों नहीं हम कर सकते हैं? क्योंकि हम ये देखें कि कितना बड़ा फायदा चाइना हिंदुस्तान से ले रहा है। हिंदुस्तान को उतना बड़ा फायदा नहीं है चाइना से, अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो। ये भी आपको जो चाइना वाली जो बात आपने कही, ये मोदी सरकार के रहते हुए ही मुमकिन हो पाया। वो नाथुला में जिस तरह से हमने सैंक्शन, ढोकलाम में जिस तरह से हमने सैंक्शन इम्पोज किया, जिस तरह से हमने इंपोर्ट बंद किया, जिस तरह से हमने सारा कट ऑफ किया, आज की डेट में चाइना की 1/10 इकोनॉमी जो है हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। वो सारी चीज़ों को हमने जिस तरह से प्रेशराइज किया और उसका नतीजा ये हुआ कि उनको पीछे हटना पड़ा। तो ये बात तो तय है। दूसरा, आपने एक बात कही जो अभी हमारे सर कह रहे थे कि आपने पूछा उनसे कि भाई अक्साई चीन को लेकर जो चाइना का जो 1966 से था उसका सामरिक महत्व था, अब उसने आर्थिक महत्व में उसको तब्दील किया है। लेकिन एक चाइना की आप नीति समझिएगा, चाइना इस मामले में जैसे ड्रैगन की एक रहती है ना सोच, वो सोच है। आज की डेट में जब इस्लामिक मुल्क ने ये बात अच्छे तरीके से इमरान खान को बता दिया, जता दिया और वहाँ की सेना को भी बता दिया कि इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर कोई हिमाकत मत करना कि कश्मीर इशू को लेकर इस्लाम से जोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। ये बात स्पष्ट तौर पे इस्लामिक कंट्रीज के जितने कंट्रीज के हेड हैं उन्होंने सरेआम बोल दिया। और कल की जो घटना है मैं आपको बताऊं कि कल कुरैशी को लोगों ने वहां ये कहा, वहां हिलाल कुरैशी एक जो सिंध ऑल ओवर वर्ल्ड सिंधी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर थे। उन्होंने इजलास में ये बात कही कि कुरैशी साहब कश्मीरियों और सिंधियों और बलूचियों और पख्तूनों को मारने वाला आदमी आज मानवाधिकार के इस मजलिस में, इस सभा में कैसे ये बात उठा सकता है? वो किस मुंह से इस बात को कह रहा है? मुझे शर्मिंदगी है कि आप वहां से, आप एक कातिल हैं और एक कातिल आदमी आके इस इजलास में ऐसे बात करे कि वो शरीफ आदमी हो। हमें अपने मतलब शर्मिंदगी है कि हम कैसे अपने आप को पाकिस्तानी कहें। एक बात ये, दूसरी बात कि देखिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने का हमारे पास जो सबसे बड़ा आज ताकत है वो एक ही ताकत है कि कश्मीर के नाम पर जो पाकिस्तान का आलाप था, प्रलाप था, बिलाप था, उससे अच्छी तरह से वाकिफ हो गया वर्ल्ड, या वो चाइना हो। आप देखिए चाइना का कोई भी रिएक्शन इसके ऊपर किसी भी तरह से अब आने के लिए हमने मजबूर कर दिया। एक आध बार जरूर उसने बोला लेकिन हमने उसकी अच्छी सी मजम्मत करी। लेकिन आपको ये भी तो समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बस इसी तरह से बाज आ जाएगा। जाहिर सी बात है वो अपना पूरा प्रोपेगेंडा अभी भी जम्मू कश्मीर में चलाने की पूरी कोशिश करेगा। वो ये बताने की कोशिश करेगा कि भाई हम तुम्हारे कितने बड़े हमदर्द हैं। अब ये रैली, अब ये जो रैली आप देख रही हैं इमरान खान की, जिसके ऊपर आप प्रोग्राम कर रहे हैं लोग, इसका एक और भी आप अगर विश्लेषण आप अच्छे से करें तो इमरान की इस रैली के पीछे उनकी एक मजबूरी है। उनके बात को जो उन्होंने कही थी कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का यूज जो है इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे या उसकी जरूरत नहीं है या हम युद्ध के पक्ष में नहीं है, उसको पूरी तरह से दूसरे दिन आर्मी का जो स्पोक्स पर्सन है वो अपने ही प्रधानमंत्री की बात को
कंडेम किया, अपने ही प्रधानमंत्री को गलत ठहराया, अपने प्रधानमंत्री को कहा कि भाई फिजूल की बात कर रहे हो तुम। अब सवाल यह है कि ऐसे में इमरान को जनता के बीच में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ये एक डिवीजन साफ साफ नजर आ रहा है पाकिस्तान में कि आर्मी एक तरफ हो गई, पॉलिटिशियन अब एक तरफ हो गए। थोड़े समय में आपको ये दिखाई देगा। अब ये इमरान खान का ये जो है ना, अभी थोड़े समय के पहले ये हुआ था कि भाई 12 बजे रुकना है, रुक के पूरे पाकिस्तान को कश्मीर के मामले कश्मीर आर वो मनाते हैं हर जुमे को। हाँ, तो वो भी फेल हो गया। आप ये देखिए, उसमें कहीं लोग नहीं, आप उनके चैनल को देखिए, मीडिया को उठा के देखिए। अब मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान सेना कभी भी नहीं जाएगी मुजफ्फराबाद में इमरान खान की ये रैली सक्सेस हो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब तक जो आप ये कहते आए थे या तमाम लोग ये कहते थे कि एक तरह से वहां की सरकार जो है वो आर्मी की कठपुतली होती है, तो अब आप ये कह रहे हैं कि दो फाड़ हो गए हैं एकदम। मैं आपको बता रहा हूं कि और आर्मी अलग। इनकी ये तो मुमकिन नहीं हो सकता लेकिन पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में तो सरकार आर्मी का पपेट होती है। यही तो मुमकिन है वहाँ कि पाकिस्तानी सेना को पॉलिटिशियन या वहाँ की चुनी हुई सरकार, लोकतांत्रिक सरकार जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है। आप उसका इतिहास देखिए, उसके इतिहास में आपको यही मिलेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई प्रधानमंत्री 2 कार्यकाल भी पूरा नहीं करता, टेन्योर पूरा नहीं करता, उससे पहले सेना काबिज हो जाती है। अब आज सेना को ये दिखाई दे रहा है या किसी तरह से उनको ये हिमाकत करने की कोशिश शिवदान जी, हम ये देखें जो महेश जी कह रहे हैं, मैं इसको कॉन्ट्रोडिक्ट मान रही हूँ, क्योंकि हम ये देखें जब इमरान खान बने थे तो ये कहा गया था कि वहां के खुद के जो अपोजिशन लीडर्स है उन्होंने कहा कि इलेक्टेड नहीं सेलेक्टेड पीएम है, और दरअसल आर्मी ने पूरा प्लान रचा था और रचने के बाद जो है वो इमरान खान को तख्त पे बिठाया गया था। ऐसे में ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि आर्मी और सरकार जो है वो अलग अलग हो गई है। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी अपना जो एजेंडा चला रही है इस्लामिक, उसके ऊपर चला रही है कि हमें पाकिस्तान को इस्लामिक देश बनाना है, निजाम मुस्तफा लागू करना है, और पूरे विश्व में मुसलमानों के लिए कोई सेफ जगह होगी तो पाकिस्तान होगी। इस तरह से वो एक एजेंडा चला रही है लोगों को बरगलाने के लिए। और जनरल जियाउल हक ने जब वो डिक्टेटर बने पाकिस्तान के, तो उन्होंने इस्लामिक एजेंडा को और अपनी धार दी। ये जो ईश निंदा का कानून है ये उन्होंने पास किया, जिसके कारण जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको और टेरराइज किया जाए। अभी मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि इमरान खान कभी भी वहां की सेना के विरुद्ध नहीं जाएगा, क्योंकि हर तरह से इमरान खान वहां की सेना की कठपुतली है। उसके अलावा इस वक्त वहां के लोगों की फीलिंग्स को अराउज करने के लिए इमरान खान यही नारा देने वाले हैं कि हम जो हमारा ड्रीम था, कायदे आजम ने जिस लिए पाकिस्तान बनाया था इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए, वो ड्रीम हमारा खराब हो रहा है। और जो हमारा कश्मीर घाटी के अंदर, जो इंडियन कश्मीर के अंदर जिसके अंदर हमने इस्लामिक मूवमेंट चला रखा है, उसका उद्देश्य ये है कि इस पूरे कश्मीर को मिला करके एक इस्लामिक स्टेट अलग से बनाया जाए। और आप लोग को बरगला रही है इंडियन सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, इसलिए उनके बरगलाने मत आना। हमें इस्लामिक स्टेट कायम करना है, हम इस्लाम के फंडामेंटल में कायम रहना चाहिए। तो इस तरह का वो प्रचार करने वाले इस रैली में। ठीक है, परसों पता चल जाएगा जुमे के दिन जब वो रैली करेंगे, जब वो तकरीर करेंगे, क्योंकि कश्मीर आर भी लगातार हम ये देख रहे हैं कि 2 बार से हम ये देख रहे हैं, 2 हफ्ते से पिछले मनाया जा रहा है, और अब फिर से कश्मीर आर के साथ साथ पीओके में इमरान खान तकरीर भी करने जा रहे हैं। और एक तरह से जी सुशील जी को मैं वक्त दूंगी, फिर आपके पास आ रही हूँ। सुशील जी देखिए, जैसे कि भी मेरे साथी पैनलिस्ट ने बताया कि पाकिस्तान में सरकार वास्तव में सेना ही चला रही है। और आप पाकिस्तान का इतिहास उठा के देख लिया, जनरल जियाउल हक से लेकर मुशर्रफ साहब से लेकर नवाज शरीफ से लेकर बेनजीर भुट्टो तक। बेनजीर भुट्टो का तो कत्ल हो गया था, और बाकी जो नवाज शरीफ हैं, मुशर्रफ साहब, इन सब के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया है। किसने चलाया? सेना की सहमति से वहां की लीगल इंस्टीट्यूशंस ने। तो जब तक कि प्रधानमंत्री इनके काम आता है, इनका पपेट रहता है, इनका पर्पस सॉल्व करता है, दुनिया को दिखाता है, तब तक सेफ है। द मोमेंट ही गेट्स ऑफ द ट्रैक, उसको देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उसको अंदर डाल दिया जाता है। तो पाकिस्तान का इतिहास रहा है। और अभी जो 370 लगने के बाद भारत में ये मुशर्रफ साहब पूरी तरह से फेल हो गए हैं। जो वहां की सेना दुनिया को दिखाना चाहती थी कि हमारे पास एक नया चेहरा है, हम उसके नुमाइंदगी में हम नया पाकिस्तान बनाएंगे और एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान बनाएंगे। पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड नहीं है, एक क्रिकेटर थे, बिल्कुल आपने सही कहा, एक इंटरनेशनल फेस थे, नया पाकिस्तान है, यूथ को साथ लेकर चलेंगे, वो बिल्कुल फेल हो गया है। तो अब पाकिस्तानी सेना को भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। यहाँ एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि अभी तक पाकिस्तान के पास एक हथियार था, न्यूक्लियर पावर।
तो जब भी आपने देखो पुराने प्रधानमंत्रियों ने हमेशा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों ने ये कहा है कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है और हम दुनिया को ये दिखा देंगे, और भारत और पाकिस्तान न्यूक्लियर वॉर के फ्लैश पॉइंट पर बैठा है। लेकिन अब पाकिस्तानी सेनाओं की, पाकिस्तानी जनरलों की रात की नींद उड़ी हुई है कि उनका कोई सिपाही, कोई ओहदेदार, कोई जनरल ये ना बोल दे कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है और न्यूक्लियर वॉर हम कर देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मोदी सरकार इतनी सक्षम है कि सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, और जो एक गीदड़ भभकी का एक हथियार था उनके पास वो भी खत्म हो जाएगा। बम पर मैं क्लियर करना चाहता हूं कुछ पॉइंट जी। ओके, तो इसलिए अब इमरान साहब पाकिस्तान की सेना के काम के नहीं रहे हैं, और हमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में उनका क्या हासिल होने वाला है। बम का जो थ्रेट पाकिस्तान दे रहा था, बाद में उसे विड्रॉ करना पड़ा। उसका कारण ये है कि न्यूक्लियर बम, आर्मी आप मेरी बात सुनने पूरा होने देंगे? ओके, चलिए एक एक करके। ओके, सिद्धांत साहब, फिर महेश जी। ओके। न्यूक्लियर बॉम्ब के दो पार्ट होते हैं, एक तो डिलीवरी सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। और इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम उसकी डिलीवरी सिस्टम और उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दोनों को फेल करने की कैपेबिलिटी हमारे पास इस वक्त है। ओके। सो पाकिस्तान को ये रियलाइज उसको हो भी गया है, और हमने हमारे देश को ये अश्योर है कि हम पाकिस्तान का जो वो टेक ऑफ करेगा हमारे वो बॉम्ब डिस्पोजल करने के लिए, हम उसको वहीं डिस्ट्रॉय कर देंगे, और बल्कि वो बॉम्ब वहीं फटेगा। और हमारे मुल्क के बाशिंदों ने और शायद पाकिस्तान के जो मुल्क की आवाम है उससे तारीख जरूर याद होगी, उसे तारीख ये याद होगी कि जब उसके साथ उसका मुकाबला हिंदुस्तान से हुआ है उसको सिर्फ मुंह की खानी पड़ी है। तो इसे अंदाजा बखूबी है, और ये पहले वाला हिंदुस्तान भी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा मजबूत हिंदुस्तान है। तो इसे याद रखना चाहिए कि करगिल के ना समझे, बल्कि अब की बार अगर कुछ हुआ तो आर या पार ही होगा। महेश जी, अपनी बात रखिए। देखिए, मैं दूसरा जो आप कह रहे थे कि कंट्राडिक्ट करने वाली बात है, मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूंगा कि अयूब खान जो कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल रहे पहले, वो उस देश के राष्ट्रपति बने, और उस समय जब वो राष्ट्रपति बने तो जुल्फिकार अली भुट्टो जो है उनके शासन में विदेश मंत्री बने, और उनका अयूब खान को हटा के और बेनजीर जुल्फिकार अली भुट्टो को प्रधानमंत्री बनाया गया, और उस प्रधानमंत्री बनाने में जियाउल हक का बहुत बड़ा हाथ रहा। जियाउल हक ने ही एक तरह से जुल्फिकार अली भुट्टो को प्रधानमंत्री पाकिस्तान का बनाया, और वही जियाउल हक उनको फांसी की सजा दिलवाई 1979 में। तो आप जो ये कह रही हैं ना कि इमरान को आज सेलेक्टेड एक प्राइम मिनिस्टर बनाकर वहाँ का सेना जो है, आज सबसे बड़ी मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान जो है इसी सेना को, आप इमरान का बयान देखिए, इस सेना को उन्होंने इतना लताड़ा है इस शासन में आने से पहले, जब सेना के साथ उन्होंने हाथ मिलाया तो उनके सुर बदले। इमरान के पास एक ही चीज है, मैं वो आपको बता रहा हूँ, वो ये कि आज के डेट में इनकी हालत वो हो गई है कि अगर ये कुछ खाएंगे, जैसे होता है ना सांप का और छुछुंदर का, तो वो खेला हो गया इनके साथ सेना कि अगर ये खाते हैं उसको तो मरते हैं और छोड़ते हैं तो अंधे होते हैं। तो ये स्थिति इनकी आज बन गई है। आवाम इनके साथ भी नहीं है, सेना भी साथ नहीं है। इमरान को ये लोग ऐसी हालत बनाएगी सेना वहां पर, और जनता आज के डेट में वहां पे इस मूड में नहीं है, क्योंकि वहां इतना ज्यादा इस समय गरीबी है, गुर्बत है, इतनी ज्यादा वहां पे ना दवा है, ना वहां किसी तरह का रोजगार है, वहां लोगों की काट मार मची हुई है, उधर पख्तून में, उधर बलूचिस्तान में, और सबसे ज्यादा अगर इनका कहीं कोई खर्च है तो आतंकवाद की ट्रेनिंग कराने में, कैंप चलाने में, लोगों को, बच्चों को जो उनकी मतलब उनको बहला फुसला के आतंकवादी बनाने में। तो ये सब चीजों में इनके पास आज की डेट में आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ नहीं है, फैक्ट्री के नाम पर कुछ नहीं है। ये इस समय कटोरा लेके भीख मांगने की स्थिति में आ गए हैं। बिल्कुल। इस स्थिति में अगर आपको आज अगर आप पाकिस्तान को सुधार नहीं सके, आज आप पाकिस्तान से कश्मीर नहीं ले सके, तो आप फिर कभी नहीं ले सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। देखना यह होगा कि 13 तारीख को क्या कहते हैं इमरान खान, बरगलाने की कोशिश करते हैं या अपने फेवर में उन्हें लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि उनका कोई भी हथकंडा, प्रोपेगेंडा, एजेंडा अब काम नहीं करने वाला है। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।